वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात कर रहे हैं मानव परिवहन तंत्र की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के तीसरे और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग पर, जिसका नाम है हृदय यानी हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है हमारे शरीर के अंदर? हार्ट हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने की एक मशीन है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड को हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। ठीक है। अब हार्ट का आकार कैसा होता है? देखिए इस चित्र में दिखाया गया है। हार्ट का आकार हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। हमारे हाथ की मुट्ठी होती है ना, उसको हम बंद कर लें तो लगभग इतने आकार का हमारा हार्ट होता है। और अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये हार्ट आखिर हमारे शरीर में होता कहाँ पर है? तो हम बता सकते हैं कि हार्ट जो है, देखिए इस चित्र में दिखाया गया है साफ साफ कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, ये हमारा राइट लंग, ये हमारा लेफ्ट लंग, इन दोनों फेफड़ों के बीचों बीच में ये हमारा हार्ट होता है। तो हार्ट की पोजीशन क्या है? हमारे दोनों फेफड़ों के बीचों बीच, हमारे चेस्ट के बीचों बीच, छाती के बीचों बीच। हालांकि इसका कुछ हिस्सा लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है। ठीक। तो यहां हमने बताया कि हार्ट हमारा मुट्ठी के आकार का होता है। और हार्ट बना हुआ किसका होता है? हृदय पेशियों का। हृदय पेशियों का, कार्डिक मसल्स।
हृदय पेशियों का यानी कार्डिक मसल्स का बना हुआ होता है। कार्डिक मसल्स या हृदय पेशियां क्या है? एक विशेष प्रकार की पेशियां हैं, खास प्रकार की मसल्स हैं जिनसे कि हार्ट बना हुआ होता है। ठीक है। और हार्ट कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर में फेफड़ों के बीचों बीच, चेस्ट के बीचों बीच, छाती के बीचों बीच। हालांकि कुछ हिस्सा इसका लेफ्ट साइड के अंदर यानी बाईं ओर मामूली सा निकला हुआ होता है। ठीक। अगर हम बात करें हृदय की यानी हार्ट की आंतरिक संरचना की, तो हृदय की आंतरिक संरचना के यहाँ पे हमने दो चित्र दिए हैं। पहला जो चित्र है वो आपकी बुक वाला है, जो आपकी बुक में दिया गया है, और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमने दूसरा चित्र साथ में और दिया है आपको। तो जहां तक हृदय की आंतरिक संरचना का प्रश्न है, हृदय के अंदर 4 तो चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर। चैम्बर को लिखते हैं कोस्ट। कोस्ट, 4 कोस्ट होते हैं। ये 4 कोस्ट कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आलिंद। आलिंद। और अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं एट्रियम। ATRIUM, एट्रियम, आलिंद या एट्रियम। और दूसरे प्रकार के जो कोष्ठ होते हैं उनको हम बोलते हैं निलय। हिंदी में बोलते हैं निलय। निलय। निलय को अंग्रेजी में हम बोलते हैं वेंट्रिकल। VENTRICLES, वेंट्रिकल्स। तो हृदय के अंदर टोटल मिलाकर के 4 चैम्बर होते हैं। 2 तो होते हैं आलिंद यानी एट्रियम, और 2 होते हैं निलय यानी वेंट्रिकल। अभी आलिंद और निलय कौन कौन से हुए देखिए। अगर चित्र 1 को हम देखें जो आपकी बुक में दिया गया है, देखिए इसमें ये नंबर 1 जो हमने लिखा है, ये है आलिंद। कौन सा वाला? लेफ्ट वाला। लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट वाला आलिंद। बायां आलिंद, जैसा कि यहां लिखा हुआ बायां आलिंद। लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम के जस्ट नीचे जो ये दूसरा नंबर हमने डाला है 2, ये है निलय। लेफ्ट निलय। लेफ्ट निलय, बायां निलय। निलय को अंग्रेजी में हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक। इसी तरह से ये 3 नंबर जो है ये है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, RA, राइट एट्रियम। और 4 नंबर जो हमने डाला है वो हो गया राइट निलय यानी वेंट्रिकल। आई बात समझ? एक बार फिर से बता दें हम आपको, इस चित्र में बता देते हैं आपको। पहला जो हिस्सा है ये जो पूरा पिंक में दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम का मतलब बायां आलिंद। एट्रियम को बोलते हैं आलिंद। ये है बायां आलिंद, और ये इधर वाला इसके साइड वाला है दायां आलिंद। ये तो आलिंद हो गई। अगर हम इसको 1 और 2 इस तरह से कर दें, 1 और 2, तो ये बायां आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम, ये दायां आलिंद यानी राइट एट्रियम। ठीक। इसी तरह से ये बायां निलय यानी
लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये दायां निलय यानी राइट वेंट्रिकल। तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, आलिंद को बोलते हैं एट्रियम और निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो हृदय की संरचना में सबसे प्रमुख चीज है 4 कोष्ठ, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। और ये आलिंद और निलय जो हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो हैं, ये एक बीच में दीवार होती है। ये जो दीवार आप नजर आ रही है, देखिए इस चित्र में ये आ रही है मोटी लाल रंग की पूरी मोटी दीवार आ रही है, दीवार पूरी। इसी तरह इस चित्र के अंदर भी देखिए ये नजर आ रहा है, ये मोटा पार्टीशन। ये क्या कर रहा है पार्टीशन? ये आलिंद और निलय को, हृदय को 2 भागों में बांट रहा है, लेफ्ट और राइट। ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट, 2 भागों में बांट रहा है नहीं हृदय को, हार्ट को। ठीक, इस दीवार को बोलते हैं हम विभाजिका, हिंदी में बोलते हैं विभाजिका, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम, विभाजिका या सेप्टम। विभाजिका या सेप्टम क्या करती है? इन चारों, ये हृदय को 2 भागों में बांटती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक, तो एक तो सेप्टम हो गया, 4 कोष्ठ हो गए। अब इसके अलावा और क्या होता है हृदय की आंतरिक संरचना के अंदर? 4 वाल्व होते हैं। 4 वाल्व कैसे होते हैं? देखिए, अगर बुक वाले चित्र को आप देखें तो देखिए ये लटक रहे हैं, ये दरवाजा है, यहाँ पर वाल्व, ये वाल्व, एक वाल्व यहाँ पर होता है जो बाएं आलिंद को और बाएं निलय को अलग करता है। वाल्व का मतलब क्या होता है? ऐसी संरचना जो कि किसी भी द्रव का एक ही दिशा में फ्लो, एक ही दिशा में प्रवाह को अलाउ करता है। यानी अगर कोई द्रव, यानी यहाँ पे ब्लड है, ब्लड ऊपर से नीचे आ जाए, बाएं आलिंद से बाएं निलय में चले जाए, आई समझ में, बाएं एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाए, तो उसके बाद में वापस नहीं जा सकता, बंद हो जाता है ये द्वार। ठीक, ये है वाल्व। 4 वाल्व होते हैं। एक वाल्व तो यहां पर हो गया, एक वाल्व यहां पर, इसी तरह से एक वाल्व तो ये जो इधर का आलिंद है उनके बीच में, और एक वाल्व यहां। 4 वाल्व, 4 कोष्ठ होते हैं, और 4 कोष्ठों, 4 चैम्बरों के बीच में 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, और एक सेप्टम होता है जो कि हृदय को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, इसकी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार फिर से बता दूं मैं आपको। देखिए, अभी मैं इस चित्र को कंसिडर करूंगा, इस वाले चित्र को। देखिए, ये पिंक वाला हिस्सा दिख रहा है, इसकी वो बोलते हैं हम लेफ्ट एट्रियम, यानी लेफ्ट यानी बायां, एट्रियम यानी आलिंद, बायां आलिंद। ये क्या है? बायां आलिंद, बायां आलिंद। लेफ्ट एट्रियम। और इसके जस्ट नीचे ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय, निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। ये हो गया बायां वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, इसी तरह से बीच में क्या आ गया? ये विभाजिका आ गई, इसको बोलते हैं विभाजिका, विभाजिका, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम।
ठीक, इसी तरह से ये तो हो गए दो कोष्ठ। अब इधर वाले दो कोष्ठ देखें, हृदय के राइट साइड वाले। अब राइट साइड में आ गए हम, यहाँ पे भी दो कोष्ठ हैं। राइट एट्रियम यानी दायां आलिंद, दायां, राइट को बोलते हैं दायां, एट्रियम को बोलते हैं आलिंद। और ये दूसरा आ गया राइट वेंट्रिकल यानी दायां, ये आ गया दायां निलय। ठीक, ये तो हो गए चार चैम्बर्स, चार पोस्ट, और ये हो गई विभाजिका यानी सेप्टम। ठीक, अब हमने कहा कि हृदय की आंतरिक संरचना में और क्या होता है, चार वाल्व होते हैं। चार वाल्व कौन से होते हैं, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, बायां आलिंद है, और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, बायां निलय है, इन दोनों के बीच में ये जो सफेद रंग से दिखाया गया है, ये वाल्व, एक वाल्व तो है ये वाल्व। ठीक है, ये क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम से, बाएं आलिंद से ब्लड को बाएं निलय में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आने तो देता है, लेकिन वापस नहीं जाने देता। ठीक, दूसरा वाल्व कहां पर होता है, दूसरा वाल्व है यहां पर। ये कहां पर है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो हमारी आरोटा जा रही है, आरोटा मतलब महाध्वनि, ये जो लाल रंग का आपको नजर आ रहा है, ये ओर्टा, AORTA, ओर्टा, इसको ओर्टा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। ये महाधमनी, महाधमनी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओर्टा, AORTA, ओर्टा, ओर्टा। तो ये ओर्टा में जाती है, महाधमनी के अंदर ये वाल्व खुलता है। एक तरफ तो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है और दूसरी तरफ ये ओर्टा में खुलता है। ये ओर्टा जो है ना, ये पिंक कलर वाली है ये, और ये ऊपर ये ब्लू आ गया, ये इसके नीचे पिंक कलर की और भी है। ठीक है, यहां पर होता है। तो कैसे होता है, देखिए दूसरा वाल्व यहां पर आ गया। ये दो वाल्व तो हो गए लेफ्ट साइड के अंदर, सेप्टम के इधर, लेफ्ट साइड की तरफ। अब दो ही वाल्व इधर हैं। दो वाल्व कहाँ है, पहला वाल्व तो वही है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये व्हाइट से नजर आ रहा है जो, ये वाल्व। दूसरा वाल्व कहाँ है, सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में, दाएं आलिंद से दाएं निलय के बीच में, दाएं आलिंद दाएं निलय, इसके बीच में ये वाल्व है। ठीक है, इसी तरह से चौथा वाल्व कहाँ है, चौथा वाल्व है दाएं निलय, ये दायां निलय जो है इसके, और पल्मोनरी जो इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस धमनी है जो ब्लू कलर में ये नजर आ रही है, ये फुफ्फुस धमनी है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें खुलता है एक तरफ तो दाएं निलय में और दूसरी तरफ पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करता है, इधर से जाने तो देता है ब्लड को, लेकिन वापस नहीं आने देता। वाल्व का काम ही ये होता है कि वो वन वे, एक तरफा फ्लो यानी प्रवाह परमिट करता है, उसकी अनुमति देता है। समझ रहे हो बात को, एक तरफा प्रवाह, जैसे वाल्व यहां पर लगा हुआ है इस तरह से, तो इस साइड में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब फ्लो उल्टा आना चाहे तो ये वाल्व बंद हो जाता है, वापस नहीं आने देता। ठीक है, तो हमारे हृदय के अंदर, आंतरिक संरचना के अंदर चार तो चैम्बर होते हैं, उन चैम्बरों के अंदर चार वाल्व होते हैं, और एक विभाजिका होती है, सेप्टम। अब इसके अलावा और किस तरह की पाइपलाइंस होती हैं, देखिए, और देखिए, और अगर हम देखें, देखिए क्या क्या चीजें हैं, आलिंद और निलय के अलावा, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के अलावा, देखिए और क्या चीज होती है, और होती है
देखो ये तो हमने बताई दी अभी एक आपको, ब्लू कलर में ये जो बन रही थी, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। जैसा कि इस चित्र के अंदर, चित्र नंबर ये 1 दे देते हैं और चित्र नंबर 2 दे देते हैं। चित्र नंबर 1 के अंदर ये कहां पर है, फुफ्फुस धमनी ये वाली, ये फुफ्फुस धमनी है, ठीक है। ये फुफ्फुस की ओर यानी हमारे लंग्स की ओर, फुफ्फुस का मतलब लंग्स, फेफड़े, फेफड़े की ओर ले जाते हैं धमनियां, ठीक है। ये फुफ्फुस धमनियां होगी। दूसरी चीज क्या है, और कौन कौन सी नलियां दे रखी हैं, देखो ये पल्मोनरी वेन्स, ये 2 ये दिखा रखी है। पल्मोनरी वेन का मतलब हो गया फुफ्फुस शिराएं, फुफ्फुस शिरा ये दे रखा है, इस चित्र में ये दे रखा है, और इस चित्र में ये दे रखा है। फुफ्फुस धमनियों की बात की तो फुफ्फुस धमनी ये दे रखी है, इस चित्र में ये वाली है और इस चित्र में ये वाली है, ठीक। अरे समझ बात। और क्या चीज है इसके अंदर देखिए, और एक दिखा रखी है महाधमनी। महाधमनी यहां पे हमने बता दिया, एरोटा, एरोटा जो है ये जो इसमें पिंक कलर से बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो हम ये महाधमनी ये एरो बना रहे हैं, ये एरोटा, ठीक। एरोटा क्या करता है, महाधमनी क्या होती है, धमनी का मतलब क्या होता है, जो हृदय से बाहर ले जा रहा है ब्लड को, और शिराओं का मतलब है जो हृदय में ला रही है ब्लड को। ये तो हमने पहले सीख ही लिया आपको कि जो ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती है, उसमें हमने आपको बताया ही था, ठीक। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं देखिए, इसमें लिखा हुआ है शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। शरीर के ऊपरी भाग से जो महाशिरा आती है, महाशिरा को बोलते हैं वेना कावा, जो ऊपरी भाग से आ रही है। शिरा का मतलब है जो ब्लड को लेकर के आ रही है बॉडी पार्ट से। तो ये 2 प्रकार की होती है, जो ऊपरी भाग से लाती है उसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, और जो निचले भाग से लेके जाती है उसको इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। तो इस चित्र में भी ये दोनों देखा, देखिए शरीर के ऊपरी भाग की महाशिरा और शरीर के निचले भाग से महाशिरा, ये वाली यहाँ पे दिखाया हुआ, ये सुपीरियर ये दिखा दी और इंफीरियर वाली ये दिखा दी, ठीक है। और क्या दिखाया हुआ है इसके अलावा, और क्या चीज़ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बाया आने में निलय हो ही गया अपना सारा, वाल्व आपको बताई दी। तो कुल मिलाकर के हृदय की अगर पार्ट्स की हम बात करें तो 4 चैम्बर्स होते हैं, जो 2 भागों में बटे हुए होते हैं। एक भाग के अंदर बोलते हैं दायां आलिन और दायां निलय, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और दूसरे भाग में हम बोलते हैं बायां आलिन और बायां निलय, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। इसके अलावा 4 वाल्व होते हैं, ठीक है, जो भी हमने बताया कहाँ कहाँ होते हैं। इसके अलावा फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस शिराएं होती हैं, यानी लंग्स की ओर जाने वाली धमनियां और शिराएं होती हैं, ठीक। और इसके अलावा महाधमनी होती है जिसको एरोटा बोलते हैं, और इसके अलावा महाशिरा होती है जिसे वेना कावा बोलते हैं। महाशिरा 2 प्रकार की होती है, शरीर के ऊपरी भाग से आने वाली और शरीर के निचले भाग से आने वाली। शरीर से ऊपरी भाग से आने वाली को सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, और शरीर के निचले भाग से आने वाली को इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं, ठीक। ये हमारी हृदय की आंतरिक संरचना है। अब हम बात करते हैं हृदय की यानी हार्ट की कार्य प्रणाली पर, यानी हमारा हृदय, हमारा हार्ट जो है किस प्रकार से काम करता है। लेकिन उससे पहले समझने के लिए, हृदय की कार्य प्रणाली को समझने के लिए आइए हम देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। हार्ट की साइकिल्स इस तरह से होती हैं।
जो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये ऑक्सीजन विहीन जो ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के ज़रिए हमारे दाएं आलिंद के अंदर जमा हो जाता है, और फिर जैसे ही दाएं आलिंद कॉन्ट्रैक्ट करता है, खुलता है, तो ये सारा का सारा दाएं निलय के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद में क्या होता है, ये जो दायां निलय है ये वापस से प्रेशर डालता है और सारा का सारा फ्लो जो है वो फुफ्फुस शिराएँ जो हैं हमारी लंग्स की ओर जाती हैं, उनके अंदर चला जाता है। लंग्स में जाकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे छोड़ देता है और वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है, और ऑक्सीजन लेने के बाद में वो वापस से हमारे जो बायां निलय है, बायां आलिंद है, उसके अंदर आकर के जमा हो जाता है। बाएं आलिंद से जैसे ही वाल्व खुलता है वो बाएं निलय के अंदर आ जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। थोड़ी देर बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वाल्व है वो बंद हो जाता है और वापस से कॉन्ट्रैक्ट ये सिकुड़ता है, प्रेशर आता है, और ये जो महाधमनी का जो वाल्व होता है, एरोटिक वाल्व, इसके ज़रिए एरोटा के अंदर महाधमनी में चला जाता है। इस तरह से हमारा जो हार्ट है ये वर्किंग करता है। एक साइकिल इस तरह से पूरा होता है। ठीक है। वीडियो के बाद अब हम हृदय की कार्यप्रणाली को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चित्र को समझने की कोशिश करते हैं, क्या चित्र बनाया गया है। देखिए, इस चित्र में तीन चीज़ें दी गई हैं। एक भाग में हमें दिया गया है हमारे लंग्स यानी फेफड़े या फुफ्फुस। ये जो हमारे फुफ्फुस या फेफड़े या लंग्स हैं, इसके अलावा दूसरा है हमारा हार्ट, जो 4 कोष्ठों में बटा हुआ है। आलिंद और निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक, ये हमारे शरीर बॉडी पार्ट्स को इंगित कर रहा है ये जगह। इसके अलावा ये जो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, अब ये ट्यूब कौन सी है? पहली ट्यूब को अगर हम देखें तो पहली ट्यूब जो है, जो फेफड़े से और हमारे हृदय की ओर आ रही है, क्योंकि ये फेफड़े से हृदय की ओर ब्लड लेकर के आ रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। हृदय की ओर आने वाली जो वेन्स होती हैं, हृदय वाहिकाएं होती हैं, उनको हम शिराएं बोलते हैं। तो उसको हमने कहा फुफ्फुस शिरा, या लंग वेन बोल सकते हैं, फुफ्फुस शिरा बोल सकते हैं, फुफ्फुस शिरा। ठीक, ये वाली जो ला रही है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद में हृदय के अंदर ये आता है, घूम करके ब्लड जाता है किसके अंदर? यहाँ एरोटा, अंग्रेजी में इसको एरोटा बोलते हैं, और हिंदी में ये जो स्थिति है, ये घूम करके जो ब्लड जा रहा है, ये जो ट्यूब है, ये वाली ट्यूब जो ब्लड को नीचे ले जा रही है, हृदय से दूर ले जा रही है, इसको अंग्रेजी में तो बोलते हैं एरोटा और हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी या एरोटा। ठीक है, महाधमनी या एरोटा। अब ये हमारे बॉडी को ब्लड लेकर आ रही है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये ब्लड वापस से इधर जा रहा है, और ये दो ये बने हुए हैं, इसको बोलते हैं महाशिरा। महाशिरा क्यों बोल रहे हैं? शिरा का मतलब है कि ब्लड को लेकर के कहाँ पर आ रही है? ये हृदय की तरफ जा रही है, हृदय के अंदर ला रही है। अब ये 2 महाशिराएं हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर वाली को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाली को बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। दोनों ही महाशिरा है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, महाशिरा। तो इनको हम लिख देते हैं महाशिरा, महाशिरा या वेना कावा, अंग्रेजी में बोलते हैं वेना कावा। ठीक है, ये 2 प्रकार की होगी, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक, अब अंदर गया ब्लड, उसके बाद में ये घूम करके और किस में चला गया?
ये है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी ये जो दिख रहा है, ये पार्ट फुफ्फुस धमनी, ये है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, अंग्रेजी में बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी को, फुफ्फुस शिरा को बोलेंगे पल्मोनरी वेन, ठीक है। आई बात समझ? ये जो यहाँ पर था इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी, ये यहाँ से, ठीक। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा हृदय काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि हम वातावरण से ऑक्सीजन गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस नाक के थ्रू लेते हैं, और नाक के थ्रू और हमारे श्वास नली से होते हुए जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पहुंच जाती है? हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों में हमारे एक विशेष प्रकार की संरचना होती है कूपिका, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। उनको एल्वोली भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ये कूपिका या एल्वोली क्या करती हैं? इनके अंदर ये ऑक्सीजन गैस आकर के इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैस जब इसमें इकट्ठा हो जाती है तो क्या होता है? इस ऑक्सीजन गैस के इकट्ठा होने के बाद में क्या होता है? ये जो कूपिकाएं होती हैं इनसे बहुत बारीक बारीक केशिकाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज जिसको बोलते हैं, रुधिर केशिकाएं। ये रुधिर केशिकाएं इनके ऊपर होती हैं कूपिकाओं के ऊपर, और डिफ्यूजन के माध्यम से ये जो ऑक्सीजन होती है कूपिकाओं के अंदर, ये ऑक्सीजन निकल करके कूपिकाओं में से निकल करके और रुधिर केशिकाओं में यानी ब्लड कैपिलरीज में चले जाती हैं, और फाइनली वो कहाँ पहुंच जाती है? फुफ्फुस शिरा के अंदर। यानी फुफ्फुस शिरा में कौन सा ब्लड आ गया? अब ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे फुफ्फुस शिरा में आया, और फुफ्फुस शिरा से होता हुआ ये हमारे हृदय के लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, बायां हिस्सा जो बायां आलिंद में आएगा। सबसे पहले ऊपर आलिंद होते हैं, आलिंद को हम बोलते हैं जिसको बायां आलिंद जो हमारा है इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, अंग्रेजी में लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, बायां आलिंद। इसके अंदर रुधिर आ जाएगा। रुधिर इसके अंदर आने के बाद में क्या हो? थोड़ी देर तो यहाँ पे स्टोर रहेगा। इसके बाद में ये जो बायां आलिंद है इसकी दीवारें सिकुड़ेंगी, प्रेशर डालेंगी, और जैसे ये सिकुड़ेंगी वैसे ही क्या होता है? बाएं आलिंद और निलय के बीच में जो वाल्व होता है वो खुल जाता है। वाल्व के खुलते ही जो ब्लड होता है अंदर स्टोर, वो सारा का सारा ब्लड आ जाता है बाएं निलय के अंदर, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद में थोड़ी देर तो लेफ्ट वेंट्रिकल में रहता है। इसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही सारा ब्लड आता है तो ये जो वाल्व होते हैं ये तो बंद हो जाते हैं, आलिंद और निलय के बीच के वाल्व। और उसके बाद में क्या होता है? ये जो हमारा बायां निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये भी सिकुड़ता है। इसके सिकुड़ते ही क्या होता है कि हमारे इधर वाले वाल्व तो बंद हो जाते हैं, और ये जो महाधमनी एरोटा में जो एरोटा से जुड़ा हुआ जो वाल्व है, महाधमनी से जुड़ा हुआ जो वाल्व है वो खुल जाता है। इससे क्या होता है? ये पूरा का पूरा जो ब्लड हमारे हार्ट के अंदर होता है ये इस एरोटा में यानी महाधमनी के अंदर प्रवेश कर जाता है, और महाधमनी से होते हुए ये हमारे शरीर के अंदर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। शरीर कोशिकाओं तक पहुंचता है। शरीर की कोशिकाओं में क्या हो रहा होता है? शरीर की कोशिकाओं में हो रहा होता है वायवीय श्वसन। हम जानते हैं कि प्रत्येक सेल के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर हमारे में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। श्वसन वाले अध्याय में हमने पढ़ा था वायवीय श्वसन होता है, यानी उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जब ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें पड़ती है वायवीय श्वसन के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर या ग्लूकोज के विखंडन के अंदर, तो ऑक्सीजन तो काम में आ जाती है। और हम जानते हैं कि वायवीय श्वसन जब होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, तो क्या है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या करती है? वो
से निकलती है और जो रुधिर केशिकाएं होती हैं उनके माध्यम से होते हुए वो रुधिर के अंदर मिक्स हो जाती है। और रुधिर में मिक्स होने के बाद में वो ये जो महाशिरा है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा जो आगे जाके हो जाती है, ये जो वेना कावा है, महाशिरा है, इसके अंदर रुधिर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है वो चलता है और वो सुपीरियर और इन्फीरियर महाशिरा के माध्यम से, वेना कावा के माध्यम से हमारे जो हृदय का राइट वाला पार्ट है, हमारे हृदय का जो दायां हिस्सा है उसके अंदर जाता है। वहां पर जो हमारा दायां आलिंद होता है, राइट एट्रियम जो होता है, उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। थोड़ी देर बाद में ये राइट एट्रियम सिकुड़ता है और सिकुड़ने से क्या होता है, ये वाल्व खुल जाता है, आलिंद और निलय के बीच का वाल्व खुल जाता है और ये सारा का सारा जो ब्लड होता है ये दाएं आलिंद से दाएं निलय के अंदर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। अब और थोड़ी देर बाद में फिर क्या होता है, यहाँ पे ब्लड आने के बाद में ये वाला जो एट्रियम है, ये वाला जो निलय है, दायां निलय जो है, ये सिकुड़ता है। इसके सिकुड़ने से क्या होते हैं, आलिंद और निलय के बीच का जो वाल्व होता है ये तो बंद हो जाता है और ये जो ये फुफ्फुस धमनी वाला जो वाल्व है, पल्मोनरी आर्टरी वाला जो वाल्व है, फुफ्फुस धमनी वाला, वो वाल्व खुल जाता है। इससे क्या होता है, ये जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो किसमें प्रवेश कर जाता है, फुफ्फुस धमनी में, पल्मोनरी आर्टरी में। और ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, वापस से फेफड़ों में पहुंच जाता है। फेफड़ों में जाकर के जो कूपिकाएं होती हैं वहां पहुंचता है और वहां पर जो ब्लड की ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ब्लड में मौजूद, उसको तो कूपिकाओं में छोड़ देता है और वहां से वापस से फ्रेश ऑक्सीजन लेकर के और वापस से इस फुफ्फुस शिरा के माध्यम से और वापस से किसमें आ जाता है, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, हमारा जो बायां आलिंद है, उसको ला जाता है। इस प्रकार ये पूरा का पूरा सर्किल चलता रहता है। ये है हमारे हार्ट की कार्यप्रणाली। यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात हम समझा दें कि साइकिल तो मैंने समझा दिया आपको, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं आपको, वो ये कि दाएं आलिंद में और बाएं आलिंद जो वाल्व है, हमने देखा दोनों आलिंदों के बीच में वाल्व है, दाएं दाएं आलिंद के बीच में भी वाल्व है और बाएं आलिंद के बीच में भी वाल्व है। ये जो वाल्व है एक साथ खुलते हैं। इसी प्रकार से फुफ्फुस धमनी और ये जो महाधमनी है, इनके बीच में जो इनके अंदर जो वाल्व आते हैं वो भी एक साथ खुलते हैं। यानी एक झटके के साथ में ब्लड, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, वो निलय के अंदर, जो बायां निलय होता है उसके अंदर जाता है और इधर से जाता है खराब वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है वो इसमें दाएं निलय के अंदर जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोनों एक साथ, दोनों निलय जो होते हैं दाएं और बाएं, वो एक साथ सिकुड़ते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो तो चला जाता है फुफ्फुस धमनी में और जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो चला जाता है महाधमनी में। ये चीज एक साथ होती है। तो एक बार तो ये भरता है, यानी निलय के अंदर जो है वेंट्रिकल्स जो है उसके अंदर ब्लड भरता है और दूसरी बार वो पंप होकर के और महाशिरा, ये फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस महाधमनी, एओर्टा और पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके अंदर प्रवेश करता है। तो इस प्रकार ये साइकिल पूरी चलती रहती है। मैं समझता हूँ काफी हद तक समझ में आ गया होगा। हृदय की कार्य प्रणाली के दौरान हमने हमारा जो हृदय है उसकी दो प्रकार की स्थितियां देखी। पहली स्थिति जो है वो इस चित्र में दिखाई गई है और दूसरी स्थिति जो है वो इस चित्र में दिखाई गई। इनमें क्या दिखाया जा रहा है, देखिए सबसे पहले हम समझें कि चित्र के अंदर क्या क्या चीज दी हुई है। देखिए, एक तो ये वाहिकाएं हैं। देखिए ये जो चीज है, ये दो चीजें ये नजर आ रही हैं, ये जो इस चित्र में भी नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है। इसको तो हम कहते हैं फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा।
दोनों फुफ्फुस शिरा, ठीक है। पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा, ठीक है। और ये जो नजर आ रही है ये वाली, जिसमें से 3 ये निकल रहे हैं और ये यहाँ पर ये जो वाल्व नजर आ रहा है ये, इसको बोलते हैं एरोटा। एरोटा या महाधमनी, महाधमनी, ठीक है। इसके अलावा और क्या नजर आ रहा है देखिए, इधर इधर हमें एक तो ये नजर आ रही है ये चीज, और ये एक चीज नजर आ रही है ये वाली, ठीक है। ये ऊपर और नीचे ये जो 2 चीजें हैं इनको हम बोलते हैं महाशिरा, महाशिरा, महाशिरा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेना कावा। ऊपर वाली को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाली को बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। दोनों महाशिरा, ठीक है। इसके अलावा और क्या नजर आ रहा है हमें, और हमें नजर आ रहा है कि ये जो इधर का वाल्व जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, ये क्या चीज जो एक साइड में इधर जा रही है और एक साइड में इस साइड में जा रही है, ये क्या चीज, इसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी और हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। इसको हम लिख देते हैं ये फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब इन दोनों पोजीशंस में हो क्या रहा है वो देखिए। अच्छा, यहां पर क्या है, एक बार चित्र को और देख लें एक बार। यहां पर क्या है, ये है अपना लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंद, ये है हमारा राइट एट्रियम दायां आलिंद, ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय, और ये है राइट वेंट्रिकल दायां निलय, ठीक है। तो चित्र नंबर 1 में क्या हो रहा है वो देखिए। चित्र नंबर 1 में क्या हो रहा है कि ये जो वेना कावा है सुपीरियर और इंफीरियर, इन दोनों के माध्यम से तो यहां पर ब्लड आ रहा है, कैसा, कार्बन ऑक्सीजन मुक्त ब्लड, कैसा आ रहा है, O2 मुक्त यानी बिना ऑक्सीजन वाला O2 मुक्त रक्त, या इसको हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त, ऑक्सीजन नहीं होती इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त इसमें आ रहा है। कहां से आ रहा है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से, ऊपर वाली और नीचे वाली महाशिरा से, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, इधर ये फुफ्फुस शिराएं जो हैं, पल्मोनरी वेन्स जो हैं, इनके माध्यम से भी ब्लड आ रहा है, इसमें आ रहा है, वो आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेट, जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन O2 युक्त ब्लड, युक्त रक्त, ठीक है। तो इधर से ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ रहा है और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आ रहा है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड किसमें आ रहा है, बाएं आलिंद में, लेफ्ट एट्रियम में, और ऑक्सीजन मुक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला ब्लड किसमें आ रहा है, वो आ रहा है राइट एट्रियम, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है देखिए, पहली कंडीशन में ये राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में दोनों में क्या होता है, दीवारें सिकुड़ती हैं। दीवारें सिकुड़ने से ये जो ब्लड होता है दोनों के अंदर, ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, ये दोनों के दोनों ब्लड एक साथ वाल्व खुलते हैं और दोनों के दोनों निलय जो हैं
राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के अंदर ब्लड भर जाता है, फिल हो जाता है। तो ब्लड भरने की जो स्थिति है जिसमें कि ये ब्लड भर गया है दाएं और बाएं निलय के अंदर, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के अंदर, इस पोजीशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इस पोजीशन को हम, भरने वाली पोजीशन को अनुशिथिलन, अनुशिथिलन यानी डायस्टॉल, ये अनुशिथिलन या डायस्टॉल, जिसमें कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में, दाएं और बाएं निलय में ब्लड भर जाता है। ठीक है, बाएं निलय में ऑक्सीजन युक्त ब्लड भरता है और दाएं निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड भरता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अनुशीतलन या डायस्टॉल। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये जो निलय हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, दाएं और बाएं जो निलय हैं, ये सिकुड़ते हैं। इनके सिकुड़ने से क्या होता है, ये वाल्व, इधर वाले वाल्व तो बंद हो जाते हैं और ये जो हमारी एरोटा है, महाधमनी है, इसका वाल्व, और ये जो हमारी जो फुफ्फुस धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी है, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाला वाल्व, ये वाल्व और ये वाल्व खुल जाते हैं। इनके खुलने से क्या होता है, जैसे ही सिकुड़ता है ये वाल्व बंद हो जाते हैं, ये वाल्व खुल जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड था किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल में, दाएं निलय में, वो तो चला जाता है फुफ्फुस धमनी के अंदर, यानी इसके अंदर। ठीक है, और जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड था वो कहां चला जाता है, वो इसमें चला जाता है एरोटा में, महाधमनी के अंदर। तो ये जो पोजीशन है जिसके अंदर ब्लड जो है एरोटा है, महाधमनी में और फुफ्फुस धमनी में जा रहा है, इस वाली जो कंडीशन को हम कहते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, एक दाब लग रहा है और प्रेशर से ब्लड पंप हो रहा है। तो ये पंपिंग वाली जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं प्रकुंचन, प्रकुंचन, सिस्टोल, प्रकुंचन। ऐसा, यानी इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, जब दोनों आलिंदों के अंदर ब्लड भरता है और उनसे दोनों आलिंदों में से दोनों निलयों के अंदर, आलिंदों में ब्लड भरता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आलिंदों से जब निलयों में ब्लड भरता है तो उसको तो फिलिंग वाली जो पोजीशन है, भरने वाली जो पोजीशन है, उसको तो हम कहते हैं अनुशिथिलन यानी डायस्टॉल। और जब इन निलयों के सिकुड़ने से, दाएं और बाएं निलयों के सिकुड़ने से ब्लड पंप होता है, ब्लड का धक्का तैयार होता है, पंप होता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं प्रकुंचन यानी सिस्टॉल। आई बस में प्रकुंचन और अनुशीलन यानी सिस्टॉल और डायस्टॉल को समझने के बाद में अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे हार्ट बीट पर। देखिए, हमने देखा था कि सिस्टॉल के अंदर, सॉरी अनुशीलन के अंदर, डायस्टॉल के अंदर क्या होता है, ब्लड जो होता है वो निलयों के अंदर भर जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर भरता है, और सिस्टॉल के अंदर, प्रकुंचन के अंदर क्या होता है, वो वेंट्रिकल से निकल करके और महाधमनी और फुफ्फुस धमनी जो है उसके अंदर घुस जाता है। तो ये जो एक बार जब निलय में आता है और जब उससे पंप होता है और महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के अंदर ये जाता है, उस समय एक प्रकार का साउंड होता है, उस साउंड को हम बोलते हैं हार्ट बीट। साउंड कैसा होता है, इस तरह का साउंड होता है। ये जो हार्ट बीट जिसको हम बोलते हैं, ये 1 मिनट में
किसी भी सामान्य व्यक्ति के अंदर करीबन 72 बार होता है, 72 पर मिनट। 1 मिनट में 72 बार ये हमारा हार्ट जो है वो इस तरह की साउंड या हार्ट बीट पैदा करता है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे नब्ज या नाड़ी पर। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पल्स। पल्स, नब्ज या नाड़ी, हिंदी में बोलते हैं नब्ज या नाड़ी। नब्ज देखना या नाड़ी देखना, अंग्रेजी में बोलते हैं पल्स। तो ये नब्ज, नाड़ी या पल्स, ये क्या चीज? देखिए, जब हमने धमनियों और शिराओं के बीच में अंतर किया, 2 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं होती हैं, धमनी और शिरा। तो धमनी शिरा के बीच में जब हमने अंतर किया था तो हमने बताया था कि धमनियां जो होती हैं वो हमारे शरीर में थोड़ी गहराई पर होती हैं और शिराएं जो होती हैं, वेन्स जो होती हैं, वो हमारे सतह पर होती हैं शरीर में। लेकिन शरीर के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर धमनी जो है, जो आर्टरी जो होती है, वो सतह पर होती है। अब हम जानते हैं कि आर्टरी जो होती है उसके अंदर क्या होता है? हृदय से पंप किया हुआ जो ब्लड है वो आता है। अगर यहाँ पर हम हार्ट मान लें तो हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो इस आर्टरी में या इस धमनी में जा रहा है। नब्ज या नाड़ी कहाँ होती है? हमारे हाथ में अंगूठे के जस्ट नीचे की तरफ, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये हमारा अंगूठा है। इस अंगूठे के नीचे की तरफ यहाँ पर कहीं हमारे ये नब्ज या नाड़ी होती है। पल्स अगर हमें चेक करनी हो, हमारा वैद होता है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वैद होते हैं, ये जब हमारी नाड़ी चेक करते हैं, नब्ज चेक करते हैं, तो यहाँ पर कुछ देर तक हाथ लगा करके महसूस करते हैं। वो क्या महसूस करते हैं? वो ये जो धमनी है, यहाँ पर कलाई में हमारे जो धमनी मौजूद है, और इस धमनी में क्या होता है? हृदय से पंप किया हुआ ब्लड होता है। और हृदय कितनी बार पंप करता है 1 मिनट के अंदर? 72 बार। तो इसको काउंट करने की वो कोशिश करते हैं नब्ज या नाड़ी को हाथ लगा कर। ठीक है, ये होती है नब्ज या नाड़ी, एक प्रकार की धमनी होती है और जिसका साउंड, जिसका जो कंपन है वो महसूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब हम एक सवाल पर विचार करने की कोशिश करते हैं। सवाल है कि हमारा जो हृदय है उसके जो चारों कोष्ठ होते हैं, हमने देखा था 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, आलिंद और निलय, 2 आलिंद 2 निलय। इन कोष्ठों की जो मोटाई होती है, जो इनकी थिकनेस होती है, वो अलग अलग होती है। वो अलग अलग क्यों होती है, ये हमारा सवाल। हृदय के चारों कोष्ठों की मोटाई, चारों चैम्बर्स की मोटाई अलग अलग क्यों होती है? ठीक, अब हृदय के चारों कोष्ठों की मोटाई अलग अलग क्यों होती है, इसको समझने के लिए पहले आइए हम देखते हैं हृदय की आंतरिक संरचना वाला जो हमारा चित्र था उसे। अगर हम हृदय की आंतरिक संरचना के चित्र को वापस से देखें तो हमें यहाँ पे ध्यान पड़ेगा कि हृदय की ये जो 4 कोष्ठ हैं, ये एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये राइट एट्रियम, ये बायां निलय, बायां आलिंद, ये बायां निलय, ये दायां आलिंद और ये दायां निलय। इनकी अगर हम देखें मोटाई, तो देखिए यहां पर हम देखें, इस मोटाई को देखें और इधर वाली मोटाई को देखें और आलिंदों की जो है पेशियां, उनकी मोटाई को देखें, तो हमें मालूम चलेगा कि आलिंद जो होते हैं, जो एट्रियम्स होते हैं, इनकी जो पेशियां होती हैं, उनकी पेशियां जो भित्ति होती है हृदय की, वो उनकी मोटाई कम होती है, वो पतली होती है, थिन होती है। जबकि अगर हम बात करें वेंट्रिकल्स की, निलयों की, तो निलयों की जो दीवारें हैं वो आलिंदों से
ज़्यादा मोटी या थिक पाई जाती है। ठीक है, इसमें भी खास बात क्या है कि जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, जो बायां आलिंद है, बायां, उसकी दीवारें, सॉरी बायां जो निलय है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, उसकी जो दीवारें हैं वो दाएं वाला जो वेंट्रिकल है, दायां वाला जो निलय है, उसकी दीवारों से ज्यादा मोटी होती है। देखिए इस चित्र में साफ नजर आ रहा है, देखिए इसकी दीवार थोड़ी छोटी है और इस वाले वेंट्रिकल के यानी निलय की दीवार बड़ी। इसका ही बहुत फर्क पड़ता है। आगे हम एक सवाल करेंगे कि हमारा हृदय जो होता है वो बीच में होता है, हार्ट जो होता है हमारा, दोनों हमारी जो छाती होती है, जो हमारे चेस्ट होता है, उसके बीचों बीच होता है और दोनों तरफ हमारे फेफड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमें लेफ्ट में क्यों महसूस होता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मोटाई का एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि इसके दो कारण हो जाते हैं, वो अब मैं आगे भी चर्चा करूंगा। एक तो ये कि जो हमारा हृदय होता है वो थोड़ा सा दाईं ओर, लेफ्ट साइड के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और दूसरी बात क्या है कि इसकी दीवारें मोटी होती हैं। मोटी क्यों होती हैं? सवाल यहाँ पर ये है, मोटी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो दाब बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो दाब को सहन करने के लिए ये दीवारें जो हैं वो ज़्यादा मोटी बनाई जाती है, मोटी बनी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि अगर दाब कम होगा, दाब ज़्यादा क्यों ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ से जो ब्लड पंप किया जाएगा लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है उससे, बाएं निलय से, वो जो ब्लड है वो पूरे शरीर के अंदर हमारे जाएगा, दौड़ेगा, पंप होगा। पूरा शरीर तो हमारा काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से ये जो बायां निलय है इसकी दीवारें ज़्यादा मोटी होती हैं। अगर हम दाएं निलय की बात करें, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की बात करें, तो क्योंकि इसको जो पंपिंग करनी है, जो ब्लड को पंप करना है, वो केवल फेफड़ों तक करना होता है। यहाँ से फुफ्फुस जो धमनी है वहाँ तक जा रहा है, तो वो फेफड़ों तक जा भेजना है, इसलिए यहाँ पर दीवारें थोड़ी पतली होती हैं। पर अगर आलिंदों की बात करें तो आलिंदों में तो सिर्फ इकट्ठा होता है ब्लड, तो वहाँ पर तो कोई ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए आलिंदों की दीवारें जो है निलयों से हमेशा पतली होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आलिंदों की जो दीवारें हैं, ये जो हमारे कोष्ठ होते हैं हृदय के अंदर, चार कोष्ठ, उनकी दीवारों में की मोटाई में अंतर क्यों आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि हमारा हृदय बीच में होता है लेकिन महसूस फिर भी लेफ्ट में क्यों होता है। हमारा हृदय चेस्ट कैविटी में बीच में होता है, छाती में बीचों बीच होता है, लेकिन ये हमें बाईं और लेफ्ट साइड में महसूस होता है। धड़कन जो हम महसूस करते हैं, तो अक्सर देखा हुआ कि लोग कहते हैं कि लोगों का मानना ये है कि लेफ्ट साइड के अंदर दिल होता है, जबकि दिल वास्तव में बीच में होता है। लेकिन फिर भी ये हमें लेफ्ट साइड में क्यों महसूस होता है, उसके दो महत्वपूर्ण कारण। पहला कारण तो ये है कि हृदय जो होता है उसका कुछ भाग, खास तौर पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, बायां निलय जो होता है, बायां निलय वाला जो हिस्सा होता है वो कुछ हद तक लेफ्ट में ज्यादा होता है, लेफ्ट में ज्यादा होता है, इसलिए महसूस होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि अभी अभी हमने देखा था कि हृदय के जो चार प्रकोष्ठ होते हैं, इन चारों प्रकोष्ठों की, इन चारों चैम्बर्स की मोटाई अलग अलग होती है। और उस अलग अलग होने का कारण भी हमने देखा कि जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है, जहाँ पर पंपिंग ज़्यादा प्रेशर से होती है, वहाँ की दीवारें मोटी हैं, और जहाँ पर प्रेशर कम होता है वहाँ की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं। तो हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि जो बायां निलय है उसको जब पंपिंग करता है, वो जब रुधिर को पंप करता है, रुधिर को धक्का देता है, तो उसको धक्का देकर के पूरे शरीर में भेजना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा तेजी से वो पंप करता है। तो जब उसका वो पंप करता है ब्लड को,
तो उसका जो झटका होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। इस वजह से भी हमें जो होता है ये हृदय हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड के अंदर महसूस होता है, उसका जो कंपन होता है वो हार्ट बीट्स जो होती है वो हमें लेफ्ट साइड में महसूस होती है। जबकि अन्य अगर हम दाएं निलय की बात करें तो वहां पर जो पंपिंग होती है वो थोड़ी कम प्रेशर की होती है, इसलिए वो हमें महसूस नहीं होती। ठीक, अब हम बात करेंगे रुधिर प्रेशर पर या ब्लड प्रेशर पर, रक्तदाब पर। रक्तदाब या ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? देखिए, हमने दो मुख्य प्रकार की रुधिर वाहिकाओं की बात की थी। एक शिराओं की और दूसरी धमनियों की। शिराओं को हमने वेन बोला है, धमनियों को हमने बोला है आर्टरी। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि अगर ये शिराएं धमनी की दीवारों पर एक प्रकार का प्रेशर लगता है, दाब लगता है, और उसमें हमने देखा था कि शिराओं के अंदर, शिराओं की जो दीवारें हैं, भित्ति जो हैं, शिराओं की जो भित्ति होती है, वेन्स की जो भित्ति होती है, उसके अंदर प्रेशर कम होता है, जबकि धमनियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, अब धमनियों के अंदर भी रुधिर का या ब्लड का जो प्रेशर होता है वो दो तरह से होता है। एक तो जब सिस्टोल की पोजीशन, जब पोजीशन हो सिस्टोल यानी प्रकुंचन की, प्रकुंचन, प्रकुंचन का मतलब है जब ब्लड पंप किया जा रहा है, निलय सिकुड़ रहे हैं और ब्लड पंप हो रहा है, उस समय प्रेशर ज्यादा होता है। प्रकुंचन को हम अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टोल, सिस्टोल। और ये जो प्रेशर होता है ये होता है सामान्य व्यक्ति के अंदर 120 mm मरकरी, मरकरी यानी Hg से मरकरी का सिंबल होता है Hg, mmHg जो है ये रक्तदाब का मात्रक होता है। ठीक है, तो प्रकुंचन के दौरान 120 mmHg होता है। प्रकुंचन का मतलब हमने आपको समझा दिया। प्रकुंचन का मतलब है कि ब्लड जो है वो जो वेंट्रिकल्स हैं, निलय हैं, उनसे पंप किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है। और अगर हम बात करें अनुशीतलन की, अनुशीतलन की, अनुशीतलन यानी डायस्टॉल की, तो अनुशीतलन या डायस्टॉल के समय पे जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें जो प्रेशर होता है, अनुशीतलन का मतलब है कि जो निलय हैं, जो वेंट्रिकल्स हैं, उनमें जो है ब्लड आ रहा है। कहां से आ रहा है? आलिंद से, और निलय में ब्लड आ रहा है। उस समय जो ब्लड का दाब होता है, जब वो निलय भर रहे होते हैं रक्त से, उस समय जो ब्लड का जो दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो होता है 80 mmHg सामान्य व्यक्ति। तो इसको हम लिखते हैं 80/120 या 80/120 या 120/80। ठीक है, ये होता है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ब्लड प्रेशर। और अगर ब्लड प्रेशर में कमी या अधिकता हो जाए तो अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर को अति तनाव भी कहते हैं। उच्च अगर रक्तदाब है तो उसको हम अति तनाव कहते हैं। अगर 120 से ऊपर जा रहा है या ये इससे ऊपर जा रहा है तो उसको कहते हैं अति तनाव। अति तनाव का मतलब कारण क्या होता है कि अगर हमारी जो धमनियां हैं, धमनियां जो हमारी हैं, आर्टरीज जो हमारी हैं, वो सिकुड़ गई हैं, सिकुड़ने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, और इससे क्या होता है, रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। जो ब्लड का
फ्लो होना चाहिए, उसमें परेशानी आती है, और जिससे क्या होता है कभी कभी धमनियाँ फट भी जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर से, अति तनाव से कभी कभी हमारी जो ब्लड की जो धमनियाँ होती हैं, जो ब्लड की आर्टरीज होती हैं, ये फट सकती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपने देखा होगा कि जब हम डॉक्टर के जाते हैं, ब्लड प्रेशर नापने को कहते हैं या वो ब्लड प्रेशर नापता है हमारा, तो इस प्रकार का एक यंत्र इस्तेमाल करता है। इस यंत्र का नाम होता है स्पाइगोमीटर। स्पाइगोमैनोमीटर, स्पाइगोमैनोमीटर, स्पाइगोमैनोमीटर। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार की द्रव जिसको हम लसिका या लिम्फ के नाम से जानते हैं। अभी लसिका या लिम्फ क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रुधिर केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं यानी ब्लड की, रुधिर की बहुत बारीक बारीक जो केश के आकार की जो नलियां होती हैं, उनको रुधिर केशिकाएं बोलते हैं। हम जानते हैं कि जो रुधिर केशिकाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनके अंदर से हमारा जो ब्लड है वो पास होता है। एक तरफ आर्टरी यानी धमनी होती है, ये जो कैपिलरीज हैं एक तरफ धमनी से जुड़ी हुई होती हैं और एक तरफ वेन से यानी शिरा से जुड़ी हुई होती है। बीच में ये रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। हम जानते हैं कि रुधिर केशिकाओं से जब ब्लड फ्लो करता है, ब्लड प्रवाहित होता है, तो हम जानते हैं कि रुधिर के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा कंटेंट क्या होता है? 55% के आसपास कौन सा कंटेंट होता है? वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या करता है? पाचित भोजन को अपने में मिला करके और उसका परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हुआ, पाचित भोजन हुआ, उसका अपने साथ में परिवहन करता है, वहन करता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाता है। तो जब हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, हमारा जो रुधिर है, वो इन ब्लड कैपिलरीज से गुजरता है, इन रुधिर केशिकाओं से गुजरता है, तो रुधिर केशिकाएं क्या होती हैं? बहुत बारीक बारीक पतली ट्यूब्स होती हैं, बहुत बारीक बारीक। ये इतनी बारीक होती हैं कि कोई भी चीज अंदर बाहर आ जा सकती है, बाहर की चीज अंदर आ सकती है, अंदर की चीज बाहर जा सकती है। ठीक है। तो होता क्या है कि जब रुधिर इन ब्लड कैपिलरीज से, रुधिर केशिकाओं से प्रवाहित होता है, तो रुधिर में जो मौजूद प्लाज्मा होता है, वो प्लाज्मा के कण बाहर निकल आते हैं। जो गैप्स हैं, इसमें प्लाज्मा कण बाहर निकल आते हैं। ठीक है। बाहर निकल करके क्या करते हैं? प्लाज्मा हुआ, प्रोटीन के कुछ कण हुए, ये सब बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद में ये कुछ और पदार्थों को आपस में मिला लेते हैं, जिनका वहन लसिका को करना होता है। इसके बाद में क्या होता है? थोड़ी देर बाद में इनका वापस से अवशोषण होता है इन कैपिलरीज के द्वारा। ठीक है। तो जब ये वापस से अवशोषित होती हैं, तो 90% जो प्लाज्मा होता है वो तो वापस से इन कैपिलरीज के द्वारा, रुधिर केशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन करीब 10% के आसपास का जो प्लाज्मा है, उसके जिसके अंदर की थोड़े बड़े अणु होते हैं, जैसे प्रोटीन के अणु हुए, वो वापस से इसके अंदर नहीं जा पाते। और ये जो बाहर प्लाज्मा रह गया, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन के इस तरह के अणु भी होते हैं, उस प्लाज्मा को ही हम बोलते हैं लसिका या लिम्फ। अब इस लिम्फ का फायदे नुकसान क्या है?
देखिए, नुकसान तो ये है कि अगर ये लिम्फ यहाँ पर जमा हो जाए और बाहर नहीं निकल पाए, तो ऐसी स्थिति में हमने देखा हुआ कि कुछ लोगों के क्या होता है, इस तरह की गांठें हो जाती हैं, ये गांठ हो जाती है। या कुछ लोगों के क्या होता है कि हाथ पैर का आकार फूल जाता है, यानी बहुत से लोग कहते हैं पैर में पानी भर गया, तो बड़ा फूल जाता है, एक पैर फूल जाता है, हाथ फूल जाता है किसी का, शरीर का कोई भी भाग फूल सकता है, या उसमें गांठें पड़ सकती है इस लिम्फ या प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा या लिम्फ से, ये जो लिम्फ है, इससे हमें कोई नुकसान ना हो शरीर को, इससे बचाने के लिए हमारे शरीर में एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, कुछ और कैपिलरीज होती हैं, इसको कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज, देखिए ये दूसरा चित्र आप देखिए, इस दूसरे चित्र के अंदर ये जो लाल कलर से बनाई गई हैं, ये तो धमनियां हैं, आर्टरियां हैं, धमनियां, रक्त की धमनियां। और जो ब्लू कलर से बनी हुई है, ये नीले कलर से बनी हुई है, ये हैं शिराएं, वेन्स। और बीच में जो है ये कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं। और ये जो हरे रंग की बनी हुई है, ये हरे रंग की जो बनी हुई है, ये है लिम्फ कैपिलरीज, यानी लिम्फ को ले जाने वाली महीन महीन बारीक बारीक नलियां। ठीक है, तो होता क्या है कि जो प्लाज्मा, जो लिम्फ बाहर रह जाता है, वो इन कैपिलरीज के माध्यम से, लिम्फ कैपिलरीज के माध्यम से वापस से ये लिम्फ कैपिलरीज उसको इकट्ठा करती हैं, उसके अंदर चला जाता है, और लिम्फ कैपिलरीज जाके आगे जाकर के लिम्फेटिक वेसल बनाती हैं, मतलब लिम्फ वाहिनियां बनाती हैं। और इस तरह से करते हुए लिम्फ, पूरा लिम्फ इकट्ठा होकर के जब ये महाशिरा जो होती है, हमने देखा था कि हृदय में जाने से पहले जो हमारी महाशिरा जो होती है, जो वेना कावा बोलते हैं, इंफीरियर और सुपीरियर दोनों प्रकार की वेना कावा जो होती हैं, वो हृदय के कौन से, राइट वाला जो हमारा एट्रियम है, दायां आलिंद है, उसके अंदर रक्त को ले जाती हैं। उससे जस्ट पहले ये लिम्फ कोशिका, लिम्फ की ये नलियां जो होती हैं, वेन्स जो होती हैं, वेसल्स जो होती हैं, ये उसके अंदर लिम्फ को वापस से डाल देती हैं। ठीक है, ये है लिम्फ का काम। इस लिम्फ का एक फायदा भी है, फायदा ये है कि कुछ भोजन के कण ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, और बड़े होने के कारण वो क्या है कि रक्त के उसके कैपिलरीज के अंदर जा नहीं पाते, और ये इस लिम्फ में घुल जाते हैं। और लिम्फ में घुलने के बाद में वो जो हमारे लिए फायदेमंद जो कण हैं, वो सारे कण इस लिम्फ की जो कैपिलरीज हैं, लिम्फ की जो केशिकाएं हैं, लिम्फ वाली केशिकाएं हैं, उन केशिकाओं के जरिए कहाँ पहुंच जाती हैं, हमारे हृदय में पहुंच जाती है, वापस से हमारे रुधिर में मिल जाती है और हमारे हृदय में पहुंच जाती है, जहाँ से वो पंप किए जाते हैं। ठीक, मानव परिवहन तंत्र के बाद में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में, आइए अब हम विचार करते हैं कुछ अन्य जीवों में परिवहन तंत्र पर। लेकिन उससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम दो शब्दों को समझ लें। एक है ठंडा खून, एक है गर्म खून, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। ठंडा खून वाले यानी कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, और दूसरा है गर्म खून वाले, वार्म ब्लडेड। ठंडा खून वाले, ठंडे खून वाले या कोल्ड ब्लडेड जीव, और गर्म खून वाले यानी वार्म ब्लडेड जीव। अब ठंडे खून वाले यानी कोल्ड ब्लडेड जो जीव होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो किन्हें कहा जाता है? वे जीव
जो कि अपना तापमान एडजस्ट कर लेते, समायोजित कर लेते। वे जीव जिनमें अपने शरीर के तापमान को समायोजित करने की क्षमता पाई जाती, वे जीव जिनमें अपने शरीर के तापमान को समायोजित करने की, बाहर के तापमान से समायोजित करने की क्षमता पाई जाती है, पाई जाती है। वे जीव जिनमें अपने शरीर के तापमान को बाहर के तापमान के अनुसार समायोजित करने की क्षमता पाई जाती है, उन्हें कहते हैं हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ठंडा खून वाले जीव। इसके अंदर कौन कौन आते हैं देखिए, एक तो आते हैं उभयचर जो होते हैं ना, एम्फीबियन, उभयचर, एम्फीबियन यानी उभयचर, उभयचर या एम्फीबियन। ये एम्फीबियन उभयचर के अंदर कौन आता है, जैसे मेंढक, मेंढक। उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रहता हो, जमीन पर भी रहता हो और जल में भी रहता हो, एम्फीबियन बोलते हैं इनको। मेंढक, मेंढक जल में भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो ये एक ऐसा जीव है, एम्फीबियन ऐसे जीव होते हैं जो कि अपने शरीर के तापमान को बाहर के तापमान के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं, कमियां ज्यादा करते रहते हैं। इसी तरह से जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो घिसट करके चलते हैं, रेंग करके चलते हैं, रेंग करके चलने वाले जो जीव होते हैं रेप्टाइल्स, जैसे छिपकली, ये भी अपने शरीर के तापमान को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उभयचर, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, ये इसके उदाहरण है ठंडे खून वाले जीवों की। अगर हम गर्म खून वाले जीवों की बात करें तो गर्म खून वाले जीवों से हमारा मतलब है ऐसे जीवों से जो जिनमें ये क्षमता नहीं होती है, जो जीव अपने शरीर के तापमान को बाहर के तापमान से समायोजित नहीं कर सकते, उनके शरीर का एक निश्चित तापमान जरूरी होता है, ठीक है। ऐसे जीवों को हम कहते हैं गर्म खून वाले, यानी ऐसे जीव जो कि एक निश्चित तापमान रखते हैं, ऐसे जीव जो कि या जिनके शरीर का एक निश्चित तापमान रखते हैं। जैसे मानव, मानव के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मानव का शरीर चाहे ठंड भी पड़ रही होगी तब भी उसके शरीर को 37 डिग्री टेम्परेचर की अनिवार्यता है। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तो हमारी जान संकट में आ सकती है। तो मानव का शरीर ऐसा है जिसका तापमान स्थिर होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना ही चाहिए जीवित रहना है, ठीक है। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं गर्म खून वाले, वार्म ब्लडेड, ठीक है। वार्म ब्लडेड वाले क्योंकि अपना तापमान, उनको अपना तापमान स्थिर रखना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है। अतः अगर वातावरण का तापमान कम या ज्यादा हो रहा है इससे, तो उन्हें अपना तापमान 37 डिग्री बनाए रखने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसका मतलब उन्हें ज्यादा शोषण करना पड़ता है, ज्यादा शोषण करना पड़ता है, इसका मतलब उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि मानव को अपेक्षाकृत, जैसे मेंढक वगैरह है, इनकी अपेक्षाकृत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जो ठंडे खून वाले जीव होते हैं, उभयचर या रेप्टाइल्स वगैरह जो होते हैं, इनको कम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है श्वसन के अंदर, ठीक है। ये तो बात हुई ठंडे खून वाले और गर्म खून वाले जीवों की। अब हम बात करते हैं कुत्ते, मेंढक
और मछली के अंदर परिवहन तंत्र किस प्रकार का होता है। देखिए, अगर हम बात करें कुत्ते की, तो कुत्ते का परिवहन तंत्र जैसे मानव का परिवहन तंत्र को बोला था द्विपरिसंचरण। मैं बताना भूल गया था आपको कि मानव का जो परिसंचरण तंत्र है उसको द्विपरिसंचरण कहते हैं, क्योंकि डबल साइकिल होती है। 2 बार ब्लड हमारे हृदय में आता है। एक बार शुद्ध ब्लड ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है और एक बार ऑक्सीजन मुक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला ब्लड आता है। 2 बार हमारे हृदय में आता है, इसलिए उसको द्विपरिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो कुत्ते के अंदर भी द्विपरिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो हृदय होता है उसके अंदर जैसे मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ऐसे इसमें भी 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ, 4 चैम्बर होते हैं कुत्ते के। ठीक है, अगर हम बात करें मेंढक की, तो मेंढक के अंदर भी द्विपरिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 2 बार हृदय के अंदर खून आता है। पहली बार कैसे, बॉडी से हार्ट में आया, हार्ट से लंग में गया, फेफड़ों में गया, इस तरह से, फिर वापस से इधर से हार्ट में आया, फिर सप्लाई हो गया। ठीक है, अब मेंढक जो होता है, पहली बात तो क्या लिखी हमने, इसमें भी द्विपरिसंचरण पाया जाता है, परिसंचरण पाया जाता है। दूसरी बात, खास बात यह है कि मेंढक का जो हार्ट होता है, मेंढक का जो हृदय होता है, उसके अंदर 3 ही कक्ष होते हैं, 3 कोष्ठ। कुत्ते के में तो 4 कोष्ठ होते हैं मानव के समान, लेकिन मेंढक की अगर बात करें तो मेंढक के हार्ट के अंदर 3 ही कोष्ठ होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम मछली की बात करें तो मछली के अंदर एकल द्विपरिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, एकल परिसंचरण पाया जाता है। एकल परिसंचरण, यानी एक बार ही हृदय में ब्लड जाता है और उसके तुरंत बाद में बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब मछली की एक खास बात यह भी है कि मछली का जो हार्ट है उसके अंदर मात्र 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 कक्ष पाए जाते हैं, एक शुद्ध ब्लड के लिए और एक अशुद्ध ब्लड के लिए। शुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसके लिए, और अशुद्ध ब्लड का मतलब है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य जीवों में परिवहन तंत्र की एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दी। अब आगे बढ़ते हैं।